हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट कीर्ति शर्मा और आप देख रहे हैं प्रेडिक्टेबल लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एंड इट्स नॉट ओनली अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट्स अ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। एनीथिंग दैट हैज़ चेंज आफ्टर 34 ईयर्स, वी शुड नो कि व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़। सन 92 में जो है हमारी शिक्षा नीति में थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे, पर जो ये सबसे बड़ा बदलाव आया है आफ्टर 34 ईयर्स, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे स्टूडेंट्स पे, हमारी कंट्री पे या हमारी सोसाइटी पे, ये हम लोगों को देखना है। क्या स्टूडेंट्स को अपने रटिफिकेशन वाले टेक्निक से छुटकारा मिल पाएगा? क्या स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट और पैशन को चूज़ कर पाएंगे? ये हम लोगों को देखना है। इसके लिए चलते हैं हम अपनी शिक्षा नीति की तरफ। हमारी जो शिक्षा नीति है, इसमें तीसरी बार जो है बदलाव हुआ है। जो पहली बार चेंज हुआ था वो था सन 68 में, दूसरी बार जो चेंजेस हुए थे वो हुए थे 86 में, और जो तीसरी बार हुए हैं वो हुए हैं अब सन 2020 में। हमारी सरकार ने इस कमेटी की फॉर्मेशन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग लोगों की जो राय है वो ली है, सलाह मशवरा लोगों से किया है। इस बात का आइडिया हमें यहाँ से चलता है कि 2 लाख सजेशंस फ्रॉम 2.5 लाख ऑफ ग्राम पंचायत यहाँ से लिए गए हैं। 6,600 ब्लॉक्स, 6,000 ULBs एंड 676 जो हैं डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से हर आम और ख़ास आदमी की जो है राय ली गई है। इस पॉलिसी की फॉर्मेशन के लिए जो है 2 कमेटीज़ जिनका गठन किया गया था, उनसे मेजर तौर पे सलाह ली गई है। ये कमेटी है कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस कमेटी का गठन हुआ था 2016 में, मई 2016, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे TSR सुब्रमण्यम। और जो दूसरी कमेटी है कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका गठन हुआ था सन 2017 में, जून 2017, और उस समय इसके जो चेयरमैन थे वो एक एनिमेट साइंटिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। तो इन सारे रिकमेंडेशंस को इकट्ठा करके सरकार को जो है सौंप दिया गया था। फिर इस कमेटी का जो है फॉर्मेशन हुआ था। जो डॉक्टर कस्तूरीरंगन हैं, इनका इस पॉलिसी की फॉर्मेशन में एक जो है बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने 10+2 के फॉर्मूले को ख़त्म करके 5+3+3+4 वाला फॉर्मूला जो है वो इन्होंने लागू किया था। तो क्या है ये फॉर्मूला, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले क्या होता था, हमारी जो सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज होती थी जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल में जो है बच्चों को डाला जाता था, फिर उसकी फॉर्मल एजुकेशन होती थी 6 साल से ऊपर, फिर उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो स्टार्ट होती थी, फिर 6 से 16 साल तक वो मिडिल स्टेज में जो है पढ़ता था, फिर 16 से 18 के बीच उसको एक स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी और 2 साल तक उसको ही स्टडी करते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, इसको तोड़कर 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब 3 to 8 ईयर्स तक जो है फाउंडेशनल स्टेज होगी जिसमें प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रखी जाएगी। लेकिन अब जो हो गया है 5+3+3+4 वाला फॉर्मूला, इसमें जो सबसे पहला 5 आता है आपका, सबसे पहला 5 वो है आपके सबसे पहले वाले 3 साल जो प्री प्राइमरी स्कूल के लिए बच्चे को दिए जाते हैं, और फर्स्ट और सेकंड 2 साल ये वाली, और जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं 3 साल उसके वो वाले। टोटल ये 5 साल हो गए, ये पहला 5 है उसके लिए। और जो दूसरे वाला 3 है आपका, ये वाला जो दूसरे वाला 3 है, ये है आपका 3rd to 5th क्लास, ये होगी आपकी प्रिपरेटरी स्टेज। और जो ये वाला 3 है आपका, सेकंड नंबर वाला 3, वो होगी आपकी 6 to 8th क्लास तक, यानी कि आपकी मिडिल स्टेज। और जो आपका लास्ट में 4 बच गया, ये है आपकी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9th से लेके 12th तक आएंगी। जो क्लास है हमारी 3rd से लेके जो हमारे बच्चे की उम्र है 3 से 8 साल तक, वो हमारी फाउंडेशनल स्टेज होगी, जिसमें बच्चे को प्ले और एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग दी जाएगी उसमें जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा, जैसे क्यूरियोसिटी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, टीम वर्क, सेल्फ आइडेंटिटी, एटिकेट्स, बिहेवियर और इमोशंस। इनको भी इस एजुकेशन में जोड़ा गया है, इन पर भी यानी कि विशेष ध्यान दिया जाएगा। और एक और ख़ास बात है इसमें, इस स्टेज तक बच्चे पर कोई एग्ज़ाम का बर्डन नहीं होगा, यानी कि बच्चे के जो एग्ज़ाम है वो ग्रेड 3 से ही शुरू होंगे। क्लास 1 to 5 तक के बच्चों को शिक्षा जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, इससे इनरोलमेंट बढ़ेगा। पर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इंग्लिश इंडिया की दूसरी बड़ी लैंग्वेज है और ये यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है। बहुत सारी जगहों पर इंग्लिश का बहुत क्रिटिकल रोल है। अभी इस निर्णय को लेकर कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया है, इस चीज़ के बारे में अभी मतभेद है। आगे आपकी क्लास 6 से 8th में एक इम्पोर्टेंट चीज़ को और ऐड किया गया है, 10 डेज़ के लिए बैकलेस पीरियड रखा गया है। इस दौरान जो बच्चे हैं वो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट से क्लास लेंगे, यानी कि लोकल वोकेशनल जो एक्सपर्ट होंगे वो आपके बच्चों को सिखाएंगे। आगे हमारी जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें देखते हैं और किन किन पॉइंट्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले नंबर आता है इसमें मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स।
जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं उसमें स्किल और कैपेबिलिटीज़ का भी जिक्र हो सकता है। कंपैरिजन से छुटकारा मिलेगा बच्चों को और पैशन को इनकरेजमेंट मिल सकता है। डिजिटलाइजेशन, वैसे तो कोविड-19 की वजह से हर चीज़ जो है ऑनलाइन आ गई है, पर फिर भी इसके लिए सरकार ने NETF यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये सरकार ने बनाई है। इस फोरम के माध्यम से स्टडी में भी डिजिटलाइजेशन जो है उसका पार्ट रहेगा। आगे है आपकी लोक विद्या। जो लोक विद्या है, बच्चे अपने कल्चर और हेरिटेज से जुड़ी चीज़ों के बारे में एजुकेशन लें, उसे जानें। अपने कल्चर और हेरिटेज को बचाने में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। इस पॉलिसी में इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है लैंग्वेज बैरियर। इसमें बच्चा जो है अपनी मदर टंग में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो है पढ़ाई कर सकेगा। उसके ऊपर किसी भी तरह की लैंग्वेज को उसमें पढ़ने का या उसको लेने का कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल एजुकेशनल स्टेज। जो आपकी ये वाली स्टेज होती थी, ये पहले आपकी 6 साल से शुरू हो जाती थी। अब जो है बच्चा 8 साल के बाद इसके अंदर एंटर करेगा। अब देखते हैं कि ये स्टेज के अंदर किन किन पॉइंट्स को ऐड किया गया है। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, बच्चे को अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से जो है सब्जेक्ट चूज़ करने का मौका मिलेगा। अगर यानी कि कोई बच्चा फिजिक्स ले रहा है तो वो आर्ट्स को भी कंटिन्यू कर सकता है, और ऐसा करने से उसकी कम्युनिकेशन, उसकी डिज़ाइन सेंस, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट। इसके अंदर क्या होगा कि बच्चा पहले अगर एक बार अपनी स्टडी छोड़ देता था, उसके टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बच्चा जहाँ से स्टडी छोड़ेगा वो उसको वहीं से ही कंटिन्यू कर पाएगा। यानी कि 1 साल के बाद अगर वो स्टडी छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 या 4 साल के बाद अगर वो पूरी अपनी स्टडी कर लेता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। उसके टाइम और मनी कहीं नहीं जाएंगे, उसके दोनों ही सेव रहेंगे। इस चीज़ के लिए जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटली सारे मार्क्स वगैरह जो हैं रखे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंगल रेगुलेटर। इस पॉइंट के अंदर लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट को छोड़कर बाकी सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो एक ही बॉडी के अंडर रखे जाएंगे, जिसमें अलग अलग जो है वर्टिकल होंगे। HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो आपकी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस बॉडी को आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। नंबर 1 रेगुलेशन, नंबर 2 फंडिंग, नंबर 3 एक्रेडिटेशन, और नंबर 4 पे जो आएगा वो है आपका आउटकम स्टैंडर्ड। तो बात करते हैं हम HECI के आगे 4 पार्ट्स के बारे में। नंबर 1 पे बात करते हैं रेगुलेशन। जो हमारे देश के इंस्टीट्यूट हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको रेगुलेट किया जाएगा, क्या वो अपनी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फंडिंग, क्या यूनिवर्सिटीज़ के पास जो है प्रॉपर फंडिंग हो रही है, अगर है तो क्या वो सफिशिएंट है। इसके लिए क्या क्या इंस्टीट्यूट को नॉट फॉर प्रॉफिट की तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा, और उसके लिए इंस्टीट्यूट्स को रेगुलरली ऑडिट किया जाएगा, तो गवर्नमेंट का फीस के ऊपर भी चेक रहेगा। नेक्स्ट इज़ एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन मीन्स नंबर सिस्टम या पॉइंट सिस्टम की कौन सी यूनिवर्सिटी जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, उसको ग्रेड में फॉलो करना ताकि जो है क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लर्निंग आउटकम्स। आउटकम्स का स्टैंडर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है, पर कुछ कंट्रीज़ में तो जैसे सिंगल रेगुलेशन वाला जो ये फार्मूला है, सिंगल रेगुलेटर फार्मूला, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, पर इंडिया की पॉपुलेशन और उसकी वेरिएशन के साथ ये कितना वेल एग्जीक्यूटेड रहेगा ये देखना अभी बाकी है। वोकेशनल एजुकेशन आपका नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए जो बैगलेस पीरियड रखा गया है, इसमें लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपके बच्चों को क्लासेस देंगे। इसमें अब देखना ये है कि क्या स्कूल्स के लेवल पर ये जो एग्जीक्यूशन है वो कितना सक्सेसफुल रहता है, या फिर वो सिर्फ पेपर वर्क के लिए या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए ही रह जाता है, या सच में जो टीचर्स हैं वो एक बच्चे के माइंड को समझकर उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका रीवैम्प्ड बोर्ड एग्जाम। क्लास 9 to 12 में बोर्ड एग्जाम रहेंगे, और कक्षा 8वीं को भी बोर्ड की मान्यता मिलने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी जो स्टडी है, यानी फिजिक्स विद आर्ट्स भी कोई बच्चा ले सकता है। इस दौरान कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस को भी जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। +2 के बाद एजुकेशन में दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को एक कानून के तहत मौका दिया जाएगा कि वो हमारे देश में आकर कैंपस के ज़रिए एजुकेशन दे सकें। सन 2010 में यूपीए की सरकार में एक बिल लेकर आई थी, यूपीए की सरकार, तो अपोजिशन ने क्या किया था, इस बिल का विरोध किया था और ये पास नहीं हो पाया था। अभी क्या हो रहा है कि कई कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन कैंपस वाला सिस्टम अभी तक अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इसको भी मंजूरी मिल गई है, यानी कि कैंपस को अलाउड किया गया है। पहले क्या होता था
जो हमारी ग्रेजुएशन थी वो 3 इयर्स की होती थी, लेकिन अभी जो ग्रेजुएशन है वो 4 इयर्स का जो ये प्रोग्राम है वो रख दिया गया है। फिर आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपकी 2 से 1 ईयर पे आ गई है। आपका जो एमफिल था वो 2 साल का एक मिडल रिसर्च डिग्री होता था। पहले जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एमफिल करते थे वो पीएचडी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका एजुकेशनल पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। पर अब एमफिल से बीच को हटा दिया गया है, यानी कि जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 2040 तक हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट जिसमें 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं उसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा। 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ज़रूर होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 2018 में जो 26% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो थी वो 2035 में इंक्रीज़ होके 50% तक हो जाएगा। अब ये पॉलिसी देखने में तो बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत सुंदर दिख रही है, पर देखना ये है कि इसका एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा। तो ये थी हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, बट लेट्स सी कि जो इतने बड़े पैमाने पर ये जो चेंजेस हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं और क्या रिजल्ट लेकर आते हैं, इसके आउटकम्स क्या रहेंगे। टिल देन शब्बा खैर एंड सी यू सून।